हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। सो गाइस, आज के स्टूडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 13 साइंस का, जो कि है आवर एनवायरनमेंट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, आवर एनवायरनमेंट इस चैप्टर पर हम लोग सबसे पहले पढ़ने क्या वाले हैं। सबसे पहले हम लोग एनवायरनमेंट के चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, जो कि इकोसिस्टम पढ़ेंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे हमारे ऑर्गेनिजम्स, और फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फूड चेन एंड वेब्स की फूड चेन एंड वेब्स क्या होते हैं। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि अब वो जो ओजोन लेयर है वो कैसे डिप्लीट होती है, मतलब क्या इफेक्ट्स है ये अब इकोसिस्टम के, और जो ये सारी चीज़ें हो रही हैं उनके क्या इफेक्ट्स होंगे ओजोन लेयर पे, तो वो कैसे डिप्लीट हो रही है। और आखिरी हम लोग पढ़ेंगे मैनेज द गार्बेजेस वी प्रोड्यूस। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इस पूरे चैप्टर में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है जो कि है इकोसिस्टम। व्हाट इज आर द इट्स कंपोनेंट। सो इकोसिस्टम क्या होता है और उसके कंपोनेंट्स क्या होते क्या हैं। सो इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग ये पढ़ने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इकोसिस्टम और उसके कंपोनेंट्स के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं इकोसिस्टम। ओके, सो इकोसिस्टम से मतलब होता क्या है। सो इकोसिस्टम एक ऐसी प्लेस होती है, किसी जगह होती है जहाँ पर सारे के सारे प्लांट्स, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और कुछ फिजिकल एनवायरनमेंट की जो चीज़ें हैं वो सारी के सारी एक साथ आती हैं, और एक वो नेचर को बैलेंस करने के लिए जो है वो सारी की सारी चीज़ें एक साथ आती हैं। लाइक जैसे कि वो जो हमारी लिविंग थिंग्स में हो गई, जैसे प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और कुछ फिजिकल एनवायरनमेंट्स हो गया, जैसे कि हमारा सनलाइट हो गया, वाटर हो गया, ये सब फिजिकल चीज़ें हो गई। सो ये सारी की सारी जो है एक साथ आती है, क्योंकि ताकि एनवायरनमेंट है जो हमारा चारों तरफ का जो नेचर एनवायरनमेंट है उसको बैलेंस किया जा सके। और सारी की सारी लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स, देखो यहाँ पर सारी की सारी लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स, जैसे कि टेम्परेचर, रेन्स और मिनरल, सॉयल से सारी की सारी चीज़ें जो है मिलकर एक इकोसिस्टम बनाती हैं। इकोसिस्टम अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि सारी की सारी चीज़ें नॉन लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स में क्या हो गया, प्लांट्स, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और नॉन लिविंग थिंग्स में क्या हो गया, सनलाइट, वाटर, सॉयल, ये सारी चीज़ें हो गई। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है एक साथ आती हैं, एक साथ काम करती हैं, मतलब एक दूसरे के लिए काम करती हैं। क्यों काम करती हैं? ताकि वो नेचर को बैलेंस किया जा सके। और लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स, जैसे कि टेम्परेचर हो गया और रेन हो गया, सॉइल हो गया, मिनरल्स हो गया, और लिविंग थिंग्स में एनिमल्स, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये सारी की सारी चीज़ें जो है मिलकर वो एक इकोसिस्टम बनाती हैं। ये देखो, दे फॉर्म टुगेदर अ इकोसिस्टम। वो जो सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो इकोसिस्टम बनाती हैं। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, ये नॉन लिविंग और लिविंग थिंग्स, अभी मैंने आपको बताया। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये एक साथ आती हैं, ये ऑर्गेनिजम्स एक साथ आके इंटरेक्ट करते हैं, और ये इससे एक इकोसिस्टम एक बनता है। सो इकोसिस्टम क्या होता है, जहाँ पर लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स एक दूसरे के साथ काम करती हैं नेचर को बैलेंस करने के लिए। लिविंग थिंग्स के एग्जांपल्स होते हैं प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। नॉन लिविंग थिंग्स के एग्जांपल होते हैं टेम्परेचर, रेन, सॉइल, वाटर, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें हो गई। और जब ये सारी सारे ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग थिंग्स सारे के सारे जब इंटरेक्ट करते हैं एक जगह पर, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स, तो उससे एनवायरनमेंट के अंदर जो है एक इकोसिस्टम फॉर्म होता है। ये सारी चीज़ें जब एनवायरनमेंट के अंदर जो है इंटरेक्ट करते हैं सारी चीज़ें, तो इससे इकोसिस्टम का फॉर्म होता है। सो इसीलिए जो इकोसिस्टम जो है बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि हो गए, और उसके साथ साथ जो है बायोटिक कंपोनेंट्स के साथ अबायोटिक कंपोनेंट्स भी होते हैं, जैसे फिजिकल फैक्टर हो गए, जैसे कि टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड, सॉइल, मिनरल्स। तो ये सारी चीज़ें होती हैं अबायोटिक में, और अबायोटिक में और बायोटिक में होती हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जैसे प्लांट, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इकोसिस्टम अब हम लोग पढ़ते हैं इकोसिस्टम किन दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। इकोसिस्टम में दो कंपोनेंट्स होते हैं जिससे इकोसिस्टम मिलकर बना होता है, जैसे हम लोगों ने ऊपर इस लाइन में पढ़ा, इस वाली लाइन में लोगों ने पढ़ा। सो इकोसिस्टम दो कंपोनेंट्स बना होता है। सबसे पहला कंपोनेंट होता है बायोटिक, और दूसरा कंपोनेंट होता है अबायोटिक। बायोटिक में सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं, अबायोटिक में सारे के सारे नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही नॉन लिविंग थिंग्स आती हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या होता है, प्लांट्स, एनिमल, बर्ड, इंसेक्ट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो ये चार चीज़ और भी आती चीज़ें हैं, बट मैंने यहाँ पर लिखा है। तो यहाँ पर ये सारी की सारी चीज़ें लिविंग ऑर्गेनिजम्स होती हैं, मतलब ये जिंदा है, इनके अंदर लाइफ है, ये अब जीते हैं, ये मरे हुए नहीं, मतलब नॉन लिविंग थिंग्स नहीं हैं। और अब बात करते हैं अबायोटिक में, जिसमें सारी की सारी नॉन लिविंग थिंग्स आती हैं, जैसे कि टेम्परेचर हो गया, सनलाइट हो गया, विंड हो गया, वाटर हो गया, सॉइल, रॉक्स, रेनफॉल, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें जो हैं वो अबायोटिक उसमें कंपोनेंट्स होते हैं। ये मतलब अबायोटिक चीज़ें में आती हैं, और बायोटिक ये एक कंपोनेंट है किसके, इकोसिस्टम के। तो अगर अब एग्जाम में आए कि इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, तो ये आप यही लिखोगे, बायोटिक और अबायोटिक, और उसके एग्जाम्पल लिख दोगे आप, ये और बायोटिक में लिविंग थिंग्स होती हैं, बायोटिक में नॉन लिविंग थिंग्स होती है। और आप इसको और इलेबोरेट कर सकते हो अपने हिसाब से कि बायोटिक में ये लोग इनके अंदर लाइफ होती है, ये लोग मूव कर सकते हैं, ये लोग अपना काम खुद कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो, बायोटिक में भी आप ऐसे बनाकर लिख सकते हो। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट तरफ को। तो
यहाँ पर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि इकोसिस्टम में होते हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं फॉर देयर ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड अदर एक्टिविटीज आर शेयर्ड बाय द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। तो देखो इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। तो जैसे देखो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हम लोग लेते हैं प्लांट और लिविंग ऑर्गेनिज्म हम लोग लेते हैं प्लांट, और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में लेते हैं हम लोग लाइक सनलाइट। तो जब कोई प्लांट अगर कोई अपना फूड बना रही है, देखो ये जैसे कि ये प्लांट हो गया, तो ये देखो जैसे कि ये प्लांट है, तो ये प्लांट को फूड बनाने के लिए क्या चाहिए होगा, जैसे ये सन है, ठीक है, समझ आना आप लोग, ठीक है। तो जैसे कि ये सन है, तो सन जो है अपनी लाइट जो है, अपनी जो रेज है वो अर्थ पे फेंक रहा है, सनलाइट आ रही है, तो उसी सनलाइट को, तो अर्थ सन क्या हुआ, सन एक नॉन लिविंग हुआ, मतलब अबायोटिक हुआ, समझ आना आप लोग, ठीक है, अबायोटिक हुआ सन। और प्लांट क्या हुआ, बायोटिक हुआ, तो प्लांट जो है वो बायोटिक हो गया। तो प्लांट और सन ये दोनों मिलकर इंटरेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से। प्लांट क्यों इंटरेक्ट कर रहे हैं, ताकि प्लांट जो है सूरज की जो लाइट है, सनलाइट है, वो ले रहा है, और उससे जो है, जिससे वो क्या कर रहा है, फूड, मतलब फोटोसिंथेसिस के लिए उसको सनलाइट की ज़रूरत होती है, ताकि वो फोटोसिंथेसिस कर सके। क्यों कर सके, ताकि वो अपना फूड बना सके प्लांट। तो ये जो है, मतलब यहाँ पर आपने देखा कि प्लांट जो है एक बायोटिक है और जो सन है वो अबायोटिक है। तो इससे ये दोनों मिलकर जो है इंटरेक्ट कर रहे हैं, और इससे जो है ये लोग मतलब एक दूसरे के लिए यहाँ पर काम कर रहे हैं, मतलब ये दोनों एक दूसरे के लिए वर्क कर रहे हैं। तो ऐसे ही करके जो प्लांट है, और मतलब बायोटिक और अबायोटिक जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी एक दूसरे से इंटरेक्ट करती हैं फॉर देयर ग्रोथ, उनके ग्रोथ होने के लिए। जैसे प्लांट भी सनलाइट लेता है, वाटर लेता है, तो वाटर और सनलाइट क्या हुआ, ये एक नॉन लिविंग थिंग्स हुए, जैसे कि अबायोटिक चीज़ें हुई है। तो ये दोनों चीज़ें कौन ले रहा है, बायोटिक प्लांट ले रहा है। तो प्लांट जो है इस वाटर सनलाइट को ले रहा है फॉर देयर ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड दूसरी एक्टिविटीज़ के लिए, जो कि नॉन बायोटिक कंपोनेंट इकोसिस्टम के अंदर नॉन बायोटिक कंपोनेंट जो है वो शेयर कर रहा है नॉन लिविंग लिविंग ऑर्गेनिज्म से, बायोटिक चीज़ों से। तो ये जो है एक मतलब कि समझ के आप लोग कि यहाँ पर नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग ऑर्गेनिजम्स ये दोनों इंटरेक्ट करते हैं उनके ग्रोथ के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए, और दूसरी एक्टिविटीज़ के लिए भी जो है ये सारी की सारी दोनों चीज़ें जो है वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करती हैं। अब लोग पढ़ते हैं कि इकोसिस्टम किस टाइप के बने होते हैं, मतलब किस टाइप के दो टाइप इकोसिस्टम होते हैं, जो दो टाइप के इकोसिस्टम बने होते हैं। तो सबसे पहला होता है नेचुरल, दूसरा होता है आर्टिफिशियल। नेचुरल इकोसिस्टम होता है जो नेचुरली फॉर्म होता है, जैसे कि फॉरेस्ट है। फॉरेस्ट हम लोगों ने थोड़ी ना बनाया है कि मतलब हम लोगों ने कई सारे पेड़ उगा दिए, मतलब हम लोगों ने फॉरेस्ट थोड़ी ना बनाया कि हम लोगों ने कई सारे पेड़ उगा दिए, उसमें जो है एनिमल्स को छोड़ दिया और वो लोग अपना उनका इकोसिस्टम बन गया, जहाँ पर पेड़ और एनिमल्स जो एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो ये एक उनका क्या हुआ, इकोसिस्टम। तो ये एक इकोसिस्टम है जो कि ऐसा नेचुरली है, जो कि हम लोगों ने नहीं बनाया, ऑलरेडी ये पहले से ही बना हुआ है, मतलब नेचर के द्वारा ये बना हुआ है। और दूसरा हमारा होता है रिवर्स और लेक्स। तो लेक्स और रिवर्स, कुछ आर्टिफिशियल लेक्स भी होती हैं, बट लेक नेचुरल भी होती हैं, नेचुरल लेक्स भी होती हैं। तो लेक्स, रिवर्स और फॉरेस्ट चीज़ें जो है नेचुरल इकोसिस्टम होते हैं, जो कि नेचुरली इकोसिस्टम, मतलब ये सारी चीज़ों में ये सारी चीज़ें इकोसिस्टम थे, बट वो नेचुरली फॉर्म हुई हैं, किसी ह्यूमन ने या फिर किसी और ने इसको बनाया नहीं है। अब बात करते हैं हम लोग आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, क्योंकि आर्टिफिशियल इकोसिस्टम दो तरीके के होता है, पहला हमने पढ़ लिया नेचुरल, अब बात करते हैं आर्टिफिशियल। तो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम क्या होता है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम होता है जैसे फिश टैंक हो गया, एक्वेरियम हो गया और गार्डन हो गया। तो फिश टैंक हम लोग भाई बनाते हैं, जैसे सब दुकान पे जाते हो तो फिश टैंक होता है ना, तो वहाँ पे क्या वो बनाया गया है, वो इंसानों के द्वारा एक मतलब वो मेरा कांच के बॉक्स में लेकर उसमें पानी भर के जो है मछलियों को डाल दिया गया है, कुछ अदर एनिमल्स को डाल दिया गया है, और कुछ सी फूड्स और कुछ सी प्लांट्स, कुछ रॉक्स, ये सारी की सारी चीज़ें डाले गए। तो वो एक नेचुरली इकोसिस्टम नहीं है, वो आर्टिफिशियल है, उसको इंसान ने बनाया है। और एक्वेरियम भी भाई सेम चीज़। और गार्डन को भी हम ही लोग बनाते हैं, जैसे आपके घर में गार्डन होगा, तो गार्डन के आपके घर में और मतलब नेचर से बनाया है क्या, नेचर ने बनाया है नहीं, गार्डन आप ही लोगों ने, हम ही लोगों ने अपने लिए गार्डन बनाते हैं। सो गार्डन क्या हुआ, ये एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम हुआ, किसको किसी ने बनाया नहीं है, इसको ह्यूमन ने बनाया है। अब हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल के बारे में। एग्जाम्पल्स हम लोग समझते हैं कि क्या एग्जाम्पल्स हम लोग समझते हैं आर्टिफिशियल और नेचुरल इकोसिस्टम क्या होता है। सो अब हम लोग एक एग्जाम्पल समझते हैं। तो यहाँ आप एग्जाम्पल हम लोगों का, तो आप एक इमेजिन करिए कि आप एक गार्डन के अंदर हो, और उस गार्डन के अंदर जो है अलग अलग तरीके के प्लांट्स हैं, जैसे कि घास हो गई, पेड़ पौधे और फ्लावर्स हो गए, सारी की सारी चीज़ें हैं, जैसे कि रोज़, जैस्मिन और वो सनफ्लावर से सारे के सारे अलग अलग फ्लावर्स हैं। तो ये सारे के सारे फ्लावर्स हैं
उस गार्डन के अंदर, और उसके साथ साथ वहाँ पर कुछ एनिमल्स भी हैं जैसे कि फ्रॉग हो गया, बर्ड हो गया, इंसेक्ट्स हो गया। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रही हैं, है ना। और क्यों कर रही हैं? ताकि वो अपनी ग्रोथ के लिए, रिप्रोड्यूस के लिए और दूसरी अदर एक्टिविटीज़ के लिए जो है वो एक दूसरे से रिएक्ट कर रही हैं। एनवायरनमेंट के अंदर जो उनके चारों तरफ एनवायरनमेंट है उससे वो लोग इंटरेक्ट कर रही हैं, जैसे कि टेम्परेचर, सॉइल और सनलाइट। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं, ये सनलाइट, टेम्परेचर और सॉइल, ये सारी की चीज़ें जो है वो फ्रॉग, इंसेक्ट्स, फ्लावर्स, प्लांट्स, ये सारी की सारी चीज़ें मिलकर जो एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, जिससे कि क्या है, ये एक आर्टिफिशियल, मतलब कि हम लोग कह सकते हैं कि ये एक गार्डन है, तो ये क्या है, एक इकोसिस्टम। हम लोग सिंपल टर्म में कहें तो ये एक क्या है, ये एक इकोसिस्टम फॉर्म कर रहा है। गार्डन एक इकोसिस्टम है जहाँ पर प्लांट्स जो है वो प्लांट्स, एनिमल्स जो है वो टेम्परेचर, सॉइल और सनलाइट के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो ये एक इकोसिस्टम हुआ जो कि आर्टिफिशियल इकोसिस्टम हुआ, जो कि हम ही लोगों ने बनाया है। अब हम लोग बात करते हैं कि नेचुरल इकोसिस्टम, हाँ ये आर्टिफिशियल है। हम लोग बात करते हैं नेचुरल इकोसिस्टम की क्या होती है। तो अब आप सोचो कि यहाँ पर जो दूसरी जगह है, तो हम लोग ने बात कर ली गार्डन की जो कि एक आर्टिफिशियल है। बात करते हैं हम लोग नेचुरल की जो कि हो गया फॉरेस्ट, पॉन्ड्स और लेक्स। ये सारी की सारी क्या है, ये नेचुरल नहीं है, ये नेचुरल है, इनको इंसानों ने नहीं बनाया, ये ऑलरेडी नेचर ने बनाया है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है नेचुरल इकोसिस्टम में होती हैं, क्योंकि ये जो है उनकी खुद ही के नेचर में एग्जिस्ट करती है। मतलब इनको किसी ने बनाया नहीं है, ये लोग खुद ही अपने ही नेचर से ही बन गई, नेचर से ही जो है ये फॉर्म हो गई हैं। गार्डन, क्रॉप्स और दूसरी जो चीज़ें होती हैं, गार्डन और जो क्रॉप्स होता है, वही दूसरी तरफ देखें तो गार्डन क्रॉप्स, जैसे कि ये इकोसिस्टम है फॉरेस्ट, पॉन्ड्स और लेक, इसको जो है नेचर ने बनाया है। और वहीं गार्डन हो गया, क्रॉप फील्ड्स हो गई, तो वहीं पे जो इसको लोगों ने बनाया है, इसको किसी नेचर ने बनाया है, इसको लोगों ने, हम ही लोगों ही ने बनाया है, ह्यूमन ने ही बनाया है, जिसको हम लोग आर्टिफिशियल इकोसिस्टम बोलते हैं। तो आप समझ गया कि इकोसिस्टम दो तरीके के हो सकते हैं, आर्टिफिशियल, नेचुरल, नेचर और आर्टिफिशियल। और मैंने आपको एग्जांपल्स भी बता दिया। हम लोग चलते हैं आगे अपने टॉपिक पे, जो कि है ऑर्गेनिजम्स। सो ऑर्गेनिजम्स जो है उनको तीन तरीके के ग्रुप्स में क्लासिफाइड किया जाता है। ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप है थ्री ग्रुप्स में उसको क्लासिफाई किया जाता है। पहले होता है प्रोड्यूसर, दूसरा कंज्यूमर, तीसरे होते हैं डिकम्पोजिशर्स। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्रोड्यूसर्स की। तो प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं? सो ऑर्गेनिज्म जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं, और वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर को ऑर्गेनिक सब्सटेंस में जो है कन्वर्ट कर देते हैं, शुगर, स्टार्च, यूजिंग सनलाइट। तो सन एक क्या हुआ, ये एक अबायोटिक हो गया, और प्लांट जो है वो बायोटिक हो गया। तो प्लांट ने जो है प्लांट जो है ना, बायोटिक ने अबायोटिक के साथ इंटरेक्ट किया। बायोटिक में हो गया प्लांट, अबायोटिक में हो गया सनलाइट। तो प्लांट ने सनलाइट के साथ इंटरेक्ट किया, जिससे कि उसने कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी अगेन जो है वो अबायोटिक और बायोटिक चीज़ें हो गई। तो उसने कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ जो है उसने ये दोनों इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, तो इसको इन्होंने, इस प्लांट ने भी इन दोनों के साथ इंटरेक्ट करके क्या हुआ, सनलाइट की मदद से जो है इसने सनलाइट का यूज़ करके इसने स्टार्च और शुगर बना लिया। तो उसने अपना खाना खुद बना लिया। अब एग्जांपल देखो आप, ग्रीन प्लांट्स और ट्रीज, तो ये इसके एग्जांपल्स हो गए। प्रोड्यूसर्स वो होते हैं जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं, और जो कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस को इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट करके। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग कंज्यूमर्स के बारे में। सो हमारा थर्ड कैटेगरी है, थर्ड ग्रुप है हमारे किसमें, ऑर्गेनिजम्स का। तो वो ऑर्गेनिजम्स जो कि अपना फूड जो है दूसरे ऑर्गेनिजम्स को कंज्यूम करके जो है अपना फूड को ऑब्टेन करते हैं, वो होते हैं कंज्यूमर्स। कंज्यूम जो है वो फूड जो है किसी दूसरे प्रोड्यूसर्स के द्वारा बने हुए खाने को खाते हैं, या फिर किसी दूसरे ऑर्गेनिजम्स को ही खा जाते हैं, और उनको हम लोग कहते हैं कंज्यूमर्स, जो कि अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, जो कि अपना खाना जो है कैसे अपनी फूड की नेसेसरी को ज़रूरत को कंप्लीट करते हैं, दूसरे को खाकर, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को खाकर अपने फूड को जो है उसको फूड की सप्लाई को ख़त्म करते हैं, मतलब फूड की सप्लाई को कंप्लीट करते हैं, या फिर वो किसी दूसरे प्रोड्यूसर्स के प्रिपेयर्ड खाने को, जैसे हम लोग जैसे सब्जी खाते हैं। सो सब्जी एक प्लांट की, एक प्रोड्यूसर्स की एक प्रिपेयर्ड फूड है। मतलब सब्जी को जैसे हम लोगों ने खाई भिंडी, तो भिंडी का जो पौधा होता है, उसने भिंडी जो है अपने लिए जो है तैयार करी, और उसको फिर हम लोगों ने कंज्यूम कर लिया। तो हम लोग क्या हुए, कंज्यूमर्स हो गए, कि हम लोग जो अपना खाना खुद नहीं बना रहे हैं, हम लोग दूसरे पे डिपेंड है अपने खाने के लिए। ठीक है, अब कंज्यूमर्स में भी जो है तीन तरीके की कैटेगरी होती है। सबसे पहला होता है हेर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स। ये आपने पहले भी पढ़ा होगा। सो हेर्बीवोर्स कौन होते हैं? हेर्बीवोर्स वो होते हैं जो कि केवल और केवल प्लांट्स खाते हैं, जैसे कि काऊ, डियर, रैबिट से जो है ये जो है कोई मीट नहीं खाते हैं, ये केवल पौधे खाते हैं, ग्रीन प्लांट्स खाते हैं, जैसे कि घास हो गई और पेड़ हो गया, पेड़ की लीव्स हो गई, ये सारी चीज़ें खाते हैं। अब बात करते हैं कार्निवोर्स के बारे में। तो हमारी सेकंड कैटेगरी है किसकी, कंज्यूमर्स की। सो कार्निवोर्स वो होते हैं जो कि ऑर्गेनिजम्स को अपना खाना ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं, या फिर किसी एनिमल, मतलब किसी एनिमल को खाते हैं वो ऑर्गेनिजम्स।
तो कार्निवोर से बात करते हैं कार्निवोर्स के बारे में। तो कार्निवोर्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि अपना खाना दूसरे एनिमल को खाकर जो है अपना जो खाने की ज़रूरत है उसको कंप्लीट करते हैं। तो वो होते हैं कार्निवोर, जैसे कि लायन, वुल्स एंड ईगल्स। ये जो है अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, ये दूसरे को खाकर अपने फूड की जो ज़रूरत है वो उसको फुलफिल करते हैं। अब बात करते हैं ओमनीवोर्स की। सो ओमनीवोर्स जो है वो कंज्यूमर्स होते हैं जो कि दोनों ही चीज़ खाते हैं, जो कि मतलब प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं। जैसे हम लोग ह्यूमन्स इसके एग्जांपल्स होते हैं। कॉमन एग्जांपल होता है ह्यूमन का, जैसे कि हम लोग जो है सब्जी भी खाते हैं और कुछ लोग होते हैं जो कि नॉनवेज भी खाते हैं। तो वो जो है हम लोग ओमनीवोर्स हुए जो कि हम लोग दोनों चीज़ें खा रहे हैं। अब बात करते हैं हमारी ये तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि ये जो हम लोगों ने 3 चीज़ें पढ़ी ये कंज्यूमर्स की कैटेगरी है। अब हम लोग पढ़ेंगे, जैसे हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था ना कि ऑर्गेनिजम्स में 3 तरीके के ग्रुप्स होते हैं। तो हम लोगों ने पहला पढ़ लिया प्रोड्यूसर्स, दूसरा पढ़ लिया कंज्यूमर्स, और अब हम लोग पढ़ेंगे डीकम्पोजिशर्स। तो डीकम्पोजिशर्स ये होते हैं। सो डीकम्पोजिशर कौन होते हैं? वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इकोसिस्टम में जो कि किसी डेड ऑर्गेनिक मैटर्स को जो है ब्रेक डाउन करते हैं इनटू सिंपलर सब्सटेंस। मतलब कि इसको क्या डिकम्पोज करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे कि आपके अगर आप देखो कि अगर कोई एनिमल मर जाता है, अगर आप उसको ज़मीन के अंदर गाड़ दो तो कुछ दिनों बाद जैसे कि 1 महीने 2 महीने बाद अगर आप देखोगे तो वो जानवर वहाँ से एकदम गायब हो जाएगा। क्यों गायब हो जाएगा? क्योंकि वहाँ पर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो बैक्टीरिया होती है, फंगी होती है, अर्थवर्म्स होते हैं, वो सारे के सारे उनको क्या डिकम्पोज कर देते हैं। उनके जो ऑर्गेनिक मैटर होता है, डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है, उसको वो लोग ब्रेक डाउन करके एक सिंपलर सब्सटेंस में बना देते हैं जो कि अल्टीमेटली एनवायरनमेंट को फ़ायदा करती है। अगर कोई एनिमल की बॉडी या फिर कोई ह्यूमन बॉडी जो है अगर आप किसी ज़मीन के अंदर गाड़ दोगे डेथ के बाद, तो उसके बाद क्या होगा? वो गायब हो जाएगी। वो क्या है कि वहाँ पर जो बैक्टीरिया, फंगी और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो उनको ब्रेक डाउन कर देते हैं सॉइल के अंदर ही। डिकम्पोजिशर्स के एग्जांपल्स में होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, फंगी, अर्थवर्म्स। ये 4 चीज़ें होती हैं, और भी होती हैं, बट ये 4 जैसे हम लोगों ने एग्जांपल ले लिया है। तो ये 4 चीज़ होती हैं जो कि किसी डेड ऑर्गेनिक मैटर को सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देती हैं। अब हम लोग बात करते हैं फूड चेन एंड वेब्स की। सो फूड चेन एंड वेब्स होता क्या है? सो फूड चेन एक ऐसी ऑर्गेनिजम्स की चेन होती है जो कि हम लोगों को हेल्प करती है कि ये दिखाने में, हम लोगों को ये दिखाने में हेल्प करती है कि कैसे हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है फॉर देयर फूड और एनर्जी फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज़। उनकी डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए जो एनर्जी और फूड की ज़रूरत पड़ती है उसके लिए जो है हर एक ऑर्गेनिज्म जो है वो एक दूसरे पे ऊपर डिपेंड है। तो ये फूड चेन हम लोगों को दिखाने में मदद करती है। फूड चेन रिफर्स टू ऑर्डर ऑफ इवेंट्स। तो फूड चेन जो है वो एक इकोसिस्टम में एक मतलब ऑर्डर सा एक जो चेन टाइप की होती है, ऑर्डर टाइप का होता है, जहाँ पर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को खाता है, कंज्यूम करता है, और फिर उसके बाद जो है वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम कर जाता है, किसी बड़े ऑर्गेनिजम्स को। ऐसा तो है नहीं कि कोई, जब जैसे एक रैट है तो रैट को शेर ही तो कंज्यूम करेगा क्योंकि वो उससे बड़ा है। ऐसा थोड़ी ना होगा कि रैट, क्या आपने कभी देखा कि रैट ने कभी किसी शेर को खाना खा लिया अपने फूड के लिए? तो ऐसा कभी नहीं होता है। हमेशा छोटे से बड़े, मतलब हमेशा छोटे जानवर से बड़ा जानवर ही जो है उसको खाता है, और जो छोटा जानवर होता है वो उससे छोटे जानवर को खाता है। तो हमेशा यही होता है। तो किसी बड़े जानवर के द्वारा किसी उससे पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म से बड़े किसी ऑर्गेनिज्म से उसको अपने खा कर अपनी फूड एनर्जी को जो है वो रिस्टोर करता है। और जो फ्लो होता है न्यूट्रिशन और एनर्जी का एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिजम्स में, उसको हम लोग कहते हैं ट्रॉपिक लेवल। मतलब इसको हम लोग ट्रॉपिक लेवल भी कहते हैं। अगर आप सिंपलर फॉर्म में कह दो, अगर हम लोग सिंपलर फॉर्म में कहें कि लेवल्स में होता है, और अगर हम इसको और मतलब थोड़े अच्छे टर्म में बोलेंगे तो कहेंगे, और वो इसको हम लोग कहेंगे ट्रॉपिक लेवल्स। तो ट्रॉपिक लेवल्स जो है वो एक फॉर्म करती हैं फूड चेन में। मतलब फूड चेन में डिफरेंट तरीके के ट्रॉपिक लेवल्स होती हैं। फॉर एग्जांपल, ग्रास जो है रैबिट ने खाया, फिर उसके बाद रैबिट को किसी फॉक्स ने खा लिया, और इसी तरीके से जो एनर्जी है वो एक एनिमल से दूसरे एनिमल में ट्रांसफर होती रहती है। अब हम लोग दूसरा हमारा टॉपिक पढ़ते हैं जो कि हमारा ट्रॉपिक लेवल। अब हम लोगों ने ट्रॉपिक लेवल के बारे में पढ़ा था कि ट्रॉपिक लेवल्स एक इकोसिस्टम में फॉर्म करता है। डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स होते हैं एक इकोसिस्टम में। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ट्रॉपिक लेवल होता क्या है। A different level steps in food chains at which transfer of energy take place are known as tropic level। तो ट्रॉपिक लेवल वो होता है डिफरेंट स्टेप्स या फिर डिफरेंट लेवल्स फूड चेन के अंदर जहाँ पर एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, उसको हम लोग कहते हैं ट्रॉपिक लेवल। तो सबसे पहले हम लोग ने पढ़ा था प्रोड्यूसर्स। तो ये एक ट्रायंगल देख लो जिससे आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था प्रोड्यूसर्स, फिर हम लोगों ने पढ़ा प्राइमरी कंज्यूमर्स। पढ़ा नहीं, अभी मैंने आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं प्रोड्यूसर्स। तो प्रोड्यूसर्स मैंने आपको बताया था कौन होते हैं, जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं, जैसे प्लांट। तो प्लांट जो है ये एक प्रोड्यूसर हो गया। फिर उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर। तो प्राइमरी कंज्यूमर में हम लोग लेंगे यही जो एक हम लोगों ने ऊपर एक एग्जाम्पल लिया था। प्राइमरी कंज्यूमर में हम लोग लेंगे ये रैबिट को।
तो प्राइमरी कंज्यूमर हो गया रैबिट। तो मतलब प्लांट को रैबिट ने खा लिया, फिर रैबिट को क्या खा लिया, किसी दूसरे एनिमल में खा लिया। जैसे कि हम लोग लेते हैं रैबिट को स्नेक खा लिया, स्नेक ने रैबिट को खा लिया, फिर उस स्नेक को ईगल ने खा लिया। तो यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर अलग अलग लेवल्स में होते होते जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है। सबसे पहले प्रोड्यूसर जिसने अपना खाना खुद बनाया, फिर उस प्रोड्यूसर के खाने को जो है एक दूसरे एनिमल ने, प्राइमरी कंज्यूमर ने खा लिया जैसे कि रैबिट, और फिर उस रैबिट को जो है एक स्नेक ने खा लिया, और फिर उस स्नेक ने ईगल को खा लिया। तो ऐसे करके ट्रांसफर ऑफ एनर्जी हो रहा है, और यही होते हैं ट्रॉपिक लेवल, जहाँ पर जहाँ पर अलग अलग फॉर्म, अलग अलग स्टेप्स में जो है एनर्जी का ट्रांसफर होता है, उसको हम लोग कहते हैं ट्रॉपिक लेवल। सो अब बात करते हैं कि ट्रॉपिक लेवल, डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स। तो अभी मैंने आपको जो बताया अब वो यहीं पे लिखा हुआ है। तो अब जैसे लेवल 1, तो लेवल 1 में प्रोड्यूसर्स हो गए जो कि प्लांट हो गया। लेवल 2 में इंसेक्ट हो गया जो कि प्राइमरी कंज्यूमर हो गया। तो मतलब प्लांट को इंसेक्ट ने खा लिया, तो वो एक प्राइमरी कंज्यूमर हो गया कि उसने सबसे पहले खा लिया। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं लेवल 3 की, फ्रॉग। लेवल 3 में फ्रॉग हो गया जो कि सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया। और फिर लेवल 4 में क्या हो गया, ईगल हो गया जो कि टर्सरी, जो जिसने उस फ्रॉग को खा लिया। तो हम लोग डायग्राम से भी समझ लेते हैं। तो ये देखो, ये जो है ये क्या प्रोड्यूसर्स हो गया, ये इंसेक्ट क्या है, ये प्राइमरी कंज्यूमर हो गया, और फिर ये आमेडा क्या है, ये सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया, ये स्नेक क्या है, ये टर्शरी कंज्यूमर हो गया, और ये ईगल क्या है, ये भी टर्शरी कंज्यूमर हो गया। मतलब यहाँ पर स्नेक ने, जैसे यहाँ पर देखो, प्लांट ने इंसेक्ट को खाया, इंसेक्ट ने प्लांट को खाया, फिर फ्रॉग ने इंसेक्ट को खाया, फिर स्नेक ने उस फ्रॉग को खाया, फिर ईगल ने उस स्नेक को खा लिया। तो ऐसे करते करते क्या हो रहा है, यहाँ पर एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है। और ये क्यों ट्रांसफ़र हो रहा है, ताकि सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो अपनी अपना फूड है, जो अपनी उनकी एनर्जी है, फूड है, एनर्जी है, उसको जो है वो लोग कंप्लीट कर सकें, ताकि वो अलग अलग एक्टिविटीज़ जो उनकी होती हैं उसको करने के लिए एनर्जी रिस्टोर कर सकें, एनर्जी ला सकें। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग 10% लॉ के बारे में। एक फैक्ट है 10% लॉ, तो हम लोग वो पढ़ते हैं कि 10% लॉ होता क्या है। तो ये आपकी बुक में भी आप पढ़ सकते हो, और यहाँ पर मैंने बाकी समराइज तो कर ही दिया। ओके, तो अब बात करते हैं हम लोग 10% लॉ के बारे में। तो 10% लॉ क्या कहता है, तो 10% लॉ ये कहता है कि एक ग्रीन प्लांट होता है जो कि इकोसिस्टम में होता है, वो केवल 1% ही जो सनलाइट की एनर्जी होती है जो उसके ऊपर पड़ती है, वो उसमें केवल 1% एनर्जी ही जो है वो उसको एक्चुअल जो है वो उसको कंज्यूम कर पाता है, उसको कैप्चर कर पाता है, जो कि उसके लीव्स से पड़ती है, और फिर उस 1% एनर्जी को वो फूड एनर्जी में अपने फूड के लिए जो है वो उसको कन्वर्ट कर पाता है। फिर उसके बाद हम लोग सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं। सो जब भी कोई प्लांट जो है उसको खाते हैं कोई प्राइमरी कंज्यूमर के द्वारा, मतलब कि जैसे ये देखो, ये जैसे कि प्लांट है, फिर उसको रैबिट ने खाया, तो रैबिट एक प्राइमरी कंज्यूमर है जिसको रैबिट ने प्लांट को पहले खा लिया, तो वो एक प्राइमरी कंज्यूमर हो गया। तो उससे क्या हुआ कि जो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी थी जो कि प्लांट के पास थी, उसमें से बहुत ही ज़्यादा एनर्जी जो है वो एनवायरनमेंट में ही चली गई, और बहुत ही कम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो वो एक्चुअल जो है थोड़ी बहुत एनर्जी जो है वो डाइजेशन में चली गई और दूसरे कामों के लिए चली गई, और फिर ग्रोथ और उनके रिप्रोडक्शन, उन सब में वो थोड़ी सी एनर्जी चली गई। सबसे पहले देखो, जो रैबिट ने खाया, तो रैबिट की बहुत ही ज़्यादा, सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा एनर्जी एनवायरनमेंट में चली गई, जो थोड़ी एनर्जी बची उसमें से थोड़ी एनर्जी डाइजेशन में चली गई, दूसरे कामों में चली गई, और जो है उनके रेस्ट में, और वो फूड ग्रोथ और रिप्रोडक्शन इन सब में चली गई। और एक एवरेज केवल और केवल 10% जो फूड है उस केवल उसकी बॉडी में वो जो है वो फूड एनर्जी जा पाई, और वो केवल 10% ही जो है वो केवल दूसरे कंज्यूमर्स के लिए बच पाई। मतलब कि जैसे एक रैबिट ने एक किसी प्लांट को खा लिया, प्रोड्यूसर्स को खा लिया जो कि प्लांट है, तो फिर उसने क्या किया कि वो जो एनर्जी थी वो प्लांट ने जब रैबिट ने जब खाया, तो खाने के बाद जो उसकी एनर्जी थी प्लांट की, सबसे पहले तो बहुत ही ज़्यादा एनर्जी जो है एनवायरनमेंट में चली गई। फिर जो थोड़ी एनर्जी बची उसमें से थोड़ी एनर्जी उसके रैबिट के डाइजेशन में चली गई, क्योंकि डाइजेशन में भी एनर्जी लगती है, और कुछ दूसरे काम करने में चली गई। ठीक है, थोड़ी बहुत ग्रोथ में चली गई, और थोड़ी बहुत रिप्रोडक्शन में चली गई। फिर उसके बाद जो बहुत ही एक एवरेज में बहुत ही ज़्यादा, मतलब एवरेज में 10% जो है वो फूड एक्चुअल उसकी बॉडी में जो है वो हो आ पाया, और केवल और दूसरे एनिमल्स, दूसरे ट्रॉपिक लेवल के कंज्यूमर के लिए अवेलेबल हो पाया। तो मतलब यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर केवल और केवल बहुत ही ज़्यादा थोड़े अमाउंट में, जब हम लोग को एनिमल्स को खाते हैं तो उसमें बहुत ही ज़्यादा कम अमाउंट में एनर्जी जो है वो बच पाती है दूसरे ट्रॉपिक लेवल के लिए, क्योंकि ज़्यादातर एनर्जी एनवायरनमेंट में चली जाती है, या फिर थोड़ी बहुत जो एनर्जी बचती है वो उनके डाइजेशन, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ और दूसरे कामों में चली जाती है, और केवल थोड़ी एनर्जी जो बचती है, ताकि जो दूसरे प्लांट है जब वो कंज्यूमर खाएगा तो उसके अंदर वो एनर्जी जा पाएगी। तो फूड चेन इज़ टू स्मॉल, इसीलिए फूड चेन बहुत ज़्यादा छोटी होती है,
क्योंकि केवल स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट लेवल ऑफ द कंज्यूमर। तो क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कम अमाउंट में जो एनर्जी है वो बच पाती है दूसरे कंज्यूमर के लिए, इसीलिए फूड चेन बहुत ज़्यादा छोटी होती है। फूड चेन यूजुअली 3 और 4 लेवल। फूड चेन के अंदर नॉर्मली जो है 3 से 4 स्टेप्स ही होते हैं, 3 से 4 लेवल्स ही होते हैं, जिसको आप टॉपिक लेवल भी बोल सकती हो। एज ए एनर्जी इज लॉस्ट ईच स्टेप्स फूड चेन की हर एक स्टेप के बाद बहुत ही ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो लॉस हो जाती है, खो जाती है, चली जाती है। देयर इज़ वेरी लिटिल यूजेबल एनर्जी लेफ्ट फॉर द 4 ट्रॉपिक लेवल्स। तो बहुत ही ज़्यादा, और जब 4 लेवल्स के बाद इतनी ज़्यादा कम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो बचती है 4 लेवल के बाद, क्योंकि हर एक स्टेप्स के बाद बहुत ही ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो एनवायरनमेंट में चली जाती है, किसी उस एनिमल्स के कंज्यूमर के डाइजेशन में और ग्रोथ में चली गई, और केवल थोड़ी सी एनर्जी जो है वो बच पाती है दूसरे एनिमल्स के लिए। तो दूसरे कंज्यूमर जो उसको खाएगा तो उसके लिए बहुत ज़्यादा थोड़ी अमाउंट ऑफ एनर्जी बचेगी। तो इससे क्या होता है, इसीलिए यहाँ पर 3 से 4 स्टेप्स के बाद इतनी ज़्यादा वो एनर्जी कम हो जाती है कि उसका कोई मतलब नहीं होता। मतलब वो इसीलिए जो है 3 से 4 स्टेप्स ही होते हैं, क्योंकि 3 से 4 स्टेप्स के बाद वो एनर्जी बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है। ऑर्गेनिजम्स इन एन इकोसिस्टम और ग्रुप एज इनटू दीज ट्रॉपिक लेवल्स। सो इन्हीं ऑर्गेनिजम्स को इकोसिस्टम में इन ट्रॉपिक लेवल्स के हिसाब से इनको जो है पोजीशंस दी गई हैं, जैसे कि प्रोड्यूसर्स, हर्बीवोर्स, प्राइमरी कंज्यूमर एक्सेट्रा। अब यहाँ पर समझा देता हूँ मैं कि जैसे कि जो है ट्रॉपिक लेवल पे दिए गए, जैसे हमें पता चल गया कि इसीलिए इकोसिस्टम में हर एक को अलग अलग ट्रॉपिक लेवल दिया गया है। जैसे कि प्रोड्यूसर जो कि प्लांट हो गए, हर्बीवोर जैसे कि रैबिट हो गया जो कि केवल प्लांट खाता है तो उसने प्लांट को खा लिया, और फिर दूसरे कार्निवोर्स लाइक फॉक्स हो गया कार्निवोर, तो उस रैबिट को फॉक्स ने खा लिया तो वो हो गया कार्निवोर। तो ऐसे करके जो है वो ट्रॉपिक लेवल्स को ग्रुप किया जाता है, और ऐसे ही करके उनको अलग अलग कैटेगरीज में ग्रुप्स में बांटा जाता है, जैसे कि प्राइमरी कंज्यूमर, हर्बीवोर और प्रोड्यूसर्स। अब बात करते हैं हम लोग हमारे थर्ड पॉइंट के बारे में। इन मोस्ट केसेस ईच ऑर्गेनिज्म टिपिकली कंज्यूम बाय 2 और मोर डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो ज़्यादातर केसेस में क्या होता है, किसी एक टिपिकल ऑर्गेनिजम्स को किसी स्पेसिफिकली एक ऑर्गेनिजम्स की बात हो रही है यहाँ पर, तो किसी स्पेसिफिक एक ऑर्गेनिजम्स को खाने के लिए 2 से ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स अवेलेबल होते हैं जो कि उसको खा सकते हैं, लाइक जैसे शेर। तो शेर जो कि उसको खा सकते हैं, लाइक जैसे शेर। तो शेर जैसे कि हम लोग डीर लेते हैं, तो डीर को खाने के लिए शेर भी डियर को खा सकता है, टाइगर भी डियर को खा सकता है, और कोई और जैसे फॉक्स जैसे हाइना लेते हैं, हाइना भी जो है उस डियर को खा सकता है। तो यहाँ पर 2 से ज़्यादा जो ऑर्गेनिजम्स हैं किसी एक ऑर्गेनिजम्स को खा सकती हैं। ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं यहाँ पर ये जो बदल जाते हैं, तो ये अलग अलग एनिमल ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं जिनको खाया जा सकता है, जैसे मैंने आपको बताया। इंस्टेड ऑफ सिमिलर स्ट्रेट लाइन फूड चेन्स, तो इसको सिंपल करने के लिए एक स्ट्रेट लाइन जो होती है, ये सारी के सारे इनमें रिलेशनशिप होती है दोनों मतलब जैसे मैं आपको बताया, जैसे एक फूड चेन है, यहाँ पर एक फूड चेन है जिसको प्लांट ने रैबिट को खाया। अब रैबिट को भी तो 2-3 प्लांट खा सकते हैं, जैसे 2-3 ऑर्गेनिजम्स खा सकते हैं, जैसे कि फॉक्स खा सकता है, लायन खा सकता है, टाइगर खा सकता है, तो रैबिट को और 3 चीज़ें भी तो खा सकती हैं। तो ये जो इंटर कनेक्शन है यहाँ पर देखो, जैसे फूड चेन क्या होती है, फूड चेन केवल और केवल स्ट्रेट होती है। ये देखो फूड चेन केवल स्ट्रेट होती है, जहाँ पर स्ट्रेट में जो कंज्यूमिंग होती है वो होती है फूड का। बट यहाँ पर क्या है, रैबिट को खाने के लिए भी तो जैसे यहाँ पर प्राइमरी लेवल, तो प्राइमरी लेवल को खाने के लिए भी तो और 3 एनिमल्स होंगे जो कि उसको खा सकते हैं, जैसे कि ये 3 लेवल्स होंगे जो और उसको खा सकते हैं। तो ये जो सीरीज ऑफ ब्रांच लाइन्स होती हैं इन्हीं को हम लोग फूड वेब कहते हैं। फूड चेन क्या होती है, फूड चेन जैसा कि आप कह लो एक छोटा स्केल, और फूड वेब एक बहुत बड़ा अमाउंट में बात कर रहे हैं हम लोग। जैसे फूड चेन में लोग क्या कर रहे हैं, जैसे कि एक एनिमल ने दूसरे एनिमल को खाया, दूसरा एनिमल ने तीसरे एनिमल को खाया, तीसरे एनिमल ने चौथे एनिमल को खाया, चौथे एनिमल ने 5वें एनिमल को खाया। जैसे कि यहाँ पर मैंने केवल चौथे बनाया, तो यहाँ पर ये देखो यहाँ पर केवल फूड चेन। तो ये एक फूड चेन है क्योंकि यहाँ पर एक कुछ 4-5 एनिमल्स की ही बात हो रही है, 4-5 ट्रॉपिक लेवल्स की बात हो रही है। बट यहाँ पर अगर हम लोग उसको और ज़्यादा इस ब्रांच को और बड़ा करके देखें, तो यहाँ पर क्या है कि जिस हर्बीवोर ने खाया, उस हर्बीवोर को खाने के लिए भी तो और 3 कंज्यूमर्स होंगे जो उसको खा सकते हैं। तो और फिर उसके बाद क्या होगा, जैसे कि
इन इस प्राइमरी कंज्यूमर को जो है एक और 3 एनिमल ने खाने के लिए होंगे, और उस 3 एनिमल्स ने किसी एक एनिमल्स को और 3 एनिमल को खाने के लिए होंगे, और इसमें से इस एनिमल को और 3 लोग खाने के लिए अवेलेबल होंगे, इस एनिमल को और 3 खाने के लिए अवेलेबल होंगे। तो ये सारी की सारी जब हम लोग इस पूरे की बात करते हैं तो ये होता है एक फूड वेब। और जब हम लोग केवल इन स्पेसिफिक इन 4 की बात करते हैं, जैसे इन चार प्रोड्यूसर्स कंज्यूमर्स के बीच की अगर हम लोग चेन की बात करते हैं तो उसको कहते हैं लोग फूड चेन। और अगर हम इस पूरे की इकोसिस्टम की बात करते हैं, मतलब इस पूरे उसको बात करते हैं, इस पूरी की पूरी जगह को बात करते हैं, जैसे कि जैसे कि एक प्लांट को और 4 प्लांट्स खा सकते हैं, उस 4 में से किसी एक प्लांट को और 4 खा सकते हैं। उस पूरे की अगर हम लोग बात करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं फूड वेब। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में मैंने आपको समझाया है तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि फूड वेब और फूड चेन में डिफरेंस होता क्या है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे। सो ये एक एग्जांपल है जो कि मैं आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पर ये देखो, जैसे कि यहाँ पर 1000 जूल है, तो प्लांट के पास जो है 1000 जूल है, और उसमें से केवल 10% जो है प्लांट के पास अवेलेबल है, जो कि उसको सबसे पहला प्राइमरी कंज्यूमर खाएगा उसके लिए। तो 10,000 जूल में से केवल और केवल 1000 जूल जो है वो दूसरे प्राइमरी कंज्यूमर जैसे इंसेक्ट है। तो इस इंसेक्ट के पास केवल और केवल प्लांट की 10% ऑफ एनर्जी जो है गई। बाकी 9000 जो एनर्जी है वो प्लांट के डाइजेशन में चली गई, ग्रोथ में चली गई, अदर एक्टिविटीज़ में चली गई। केवल 10% बची जो कि इसके पास 1000 चली गई इंसेक्ट के पास। अब इस 1000 में भी 10% जो है किसके पास गई, जो कि उसको दूसरे ने खाई। जैसे कि यहाँ पर हम लोग लेते हैं रैट है, तो रैट ने इंसेक्ट को खा लिया, तो रैट ने इंसेक्ट को खाया, तो रैट को केवल इंसेक्ट की 10% एनर्जी भी मिली, जैसे कि हो गया 100 जूल। और फिर उसके बाद रैट को ईगल ने खाया, जैसे कि रैट को ईगल ने खा लिया, तो ईगल को केवल और केवल रैट की 10% एनर्जी मिली, जो कि हो गया 10 जूल। और अगर उससे भी अगर हम आगे जाएंगे तो वो हो जाएगा 1 जूल, जो कि इतनी ज़्यादा कम एनर्जी होती है। मतलब इसीलिए जो है ज़्यादातर जो फूड चेन होती है उसमें केवल 4 या 5 ही लेवल्स होते हैं, मतलब 3 से 4 ट्रॉपिक लेवल्स ही होते हैं, 5 ट्रॉपिक लेवल बहुत कम होता है। और यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर भी ये एक एग्जांपल है कि यहाँ पर सन की जो लाइट है उसकी लाइट में 1,10,00,000 जूल्स ऑफ एनर्जी है, और उसकी केवल 1%, मतलब कि केवल 10,000 जूल्स ही जो है जो एनर्जी है वो प्लांट के अंदर गई, बाकी की सारी लॉस्ट हो गई। तो ऐसे ही करते हुए ये पूरी की पूरी जो साइकिल है वो चलती रहती है। और इसीलिए फूड चेन के अंदर जो है वो 4 से ज़्यादा ट्रॉपिक लेवल नहीं हो सकते हैं, मतलब नॉर्मली नहीं होते हैं, 4 ट्रॉपिक लेवल ही मैक्सिमम होता है। अब बात करते हैं हम लोग फूड वेब के बारे में। फूड वेब मैंने ऑलरेडी आपको ऊपर समझा दिया है, बट यहाँ पर हम लोग जो है फूड चेन की सही से हम लोग समझते हैं। सो फूड चेन इज़ अ नेटवर्क ऑफ फूड चेन्स वेयर ऑल चेन्स आर नेचुरली इंटरकनेक्टेड। तो अभी मैंने आपको बताया कि जब 4, जैसे यहाँ पे ये देखो, ये एक फूड चेन है, और ये एक फूड चेन है, और ये एक फूड चेन है, और जब इसी फूड चेन को हम लोग मिला देते हैं, जब इंटरकनेक्ट कर देते हैं, तो वो बन जाती है हमारी क्या, वो बन जाती है हमारी फूड वेब। जैसे ये देखो, एक फूड वेब है, रैबिट को फॉक्स खा रहा है, तो अब ऐसा थोड़ी ना कि रैबिट को केवल फॉक्स ही खा सकता है, रैबिट को ईगल भी खा सकती है। जैसे देखो ये गया, रैबिट को ईगल भी खा सकती है। अब जैसे यहाँ पर माउस है, तो चूहा है, तो चूहे को ऐसा थोड़ी ना कि केवल फॉक्स ही खा सकती है। चूहे को ये देखो, चूहे को ये ईगल भी खा सकती है, चूहे को आउल भी खा सकता है। और जैसे आउल है तो फ्रॉग, जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं और फ्रॉग का, तो फ्रॉग को ऐसा थोड़ी ना कि केवल फ्रॉग को आउल खा सकता है, फ्रॉग को आउल भी खा सकता है, स्नेक्स भी खा सकता है, और फ्रॉग खुद जो है वो ग्रास हॉपर को खा सकता है, और बर्ड भी जो है वो ग्रास हॉपर को खा सकती है। तो यहाँ पर जब ये फूड चेन, तो ये है तो एक स्पेसिफिक फूड चेन, ये देखो ये एक फूड चेन, ये एक फूड चेन, ये एक फूड चेन। तो यहाँ पर ये देखो 2 लेवल 3 लेवल, ये देखो यहाँ पर ये 3 लेवल, तो ये 3-3 4-4 लेवल की फूड चेन होती है। जब इन दोनों के बीच में जो इंटरकनेक्शन जब हम लोग कर देते हैं तो वो बन जाती है हमारी फूड वेब। तो फूड वेब एक बड़ा स्केल होता है किसका, फूड चेन का। फूड चेन का एक बड़े स्केल पे अगर हम लोग देखते हैं तो वो होता है फूड वेब। तो अब आप समझ गए होंगे कि फूड वेब, फूड चेन क्या होती है। आप लोग चलते हैं हमारे थर्ड टॉपिक के बारे में, जो कि हमारा सो अब हम लोग चलते हैं हमारे अगले टॉपिक के बारे में। तो कैसे जो है कुछ केमिकल जो हमारी बॉडी के अंदर फूड चेन के अंदर एक्यूमुलेट हो रहा है, मतलब एक्यूमुलेट का मतलब कि कैसे कुछ केमिकल्स जो हैं वो हमारी फूड चेन के अंदर कुछ हार्मफुल केमिकल्स जो हैं वो बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हमारी पेस्टिसाइड्स और दूसरे केमिकल्स जो हैं वो यूज़ करते हैं जो हमारी फूड है वो बचाने के लिए, ताकि पेस्ट और डिसीज़ से हमारी फूड जो है वो
हमारी जो क्रॉप है उसको बचाया जा सके। तो उसको बचाने के लिए जो पेस्टिसाइड्स और दूसरे केमिकल्स को यूज़ किया जाता है, उससे जो क्या होता है कि अब हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी मैं आपको नहीं बताता, नहीं तो कन्फ्यूज हो जाओगे, हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो पेस्टिसाइड्स और अदर केमिकल्स यूज़ किया जाता है क्रॉप को डिसीज़ या फिर पेस्ट से बचाने के लिए। सेकंड है हमारा, जब भी ये सारे के सारे केमिकल्स जो है इनको सॉइल के अंदर डाला जाता है तो वाटर बॉडीज़ जो होती हैं, वाटर बॉडीज़ के थ्रू वो प्लांट के अंदर एंटर कर जाता है। जैसे कि जब केमिकल्स को सॉइल के अंदर डाला जाएगा तो सॉइल के अंदर भी, और सॉइल के अंदर वाटर भी होगा, और जब प्लांट वाटर को एब्जॉर्व करेगा तो वो केमिकल्स वाटर के साथ मिलकर जो है प्लांट भी जो एब्जॉर्व कर लेगा। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट देखते हैं हम लोग कि प्लांट, जब भी हम लोग एक्वेटिक एनिमल्स और उसकी बात करें तो ये सारी के सारी जो प्लांट है वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं अबायोटिक चीज़ें जो है वो प्लांट एब्जॉर्व कर लेता है। किससे? ज़मीन से लैंड से जो है वो एब्जॉर्व कर लेता है। जैसे भी मैंने आपको बताया कि केमिकल्स जो है जब हम लोग वाटर में जब हम लोग सॉइल में डालेंगे तो वो सॉइल में पानी भी होता है, और जब प्लांट पानी को एब्जॉर्व करेगा तो वो प्लांट के पानी के साथ साथ जो हार्मफुल केमिकल्स हैं, पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स जो हैं वो सारी की सारी चीज़ें वो भी उस प्लांट एब्जॉर्व कर लेगा। और फिर जब यही केमिकल्स जो है वाटर के साथ मिल जाते हैं तो इससे क्या होता है, ये केमिकल्स जो हैं आसानी से ब्रोक और डिग्रेड नहीं हो पाते हैं प्लांट, जो कि इनको केमिकल्स बहुत ज़्यादा हार्ड केमिकल होता है, पावरफुल केमिकल होते हैं, जो कि प्लांट इनको डिज़ोल्व, डिग्रेड, ब्रेक डाउन नहीं कर पाता है। तो जिससे क्या होते हैं, ये पूरे के पूरे फूड चेन में जो है एक्यूमुलेट होकर इधर उधर आगे बढ़ते रहते हैं प्लांट से। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल लेते हैं कि एक फूड चेन है, जैसे कि ये देखो, ये फूड चेन है, ये हो गया प्लांट, एक और ये एक कंज्यूमर हो गया, ये हो गया रैबिट, ही एक और कंज्यूमर हो गया, ये हो गया रैट, और एक और हो गया, ये हो गया ईगल। तो क्या हुआ कि जब इसने इसके पास पेस्टिसाइड्स हैं, ये देखो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। तो देखो ये पेस्टिसाइड्स हो गए, ये केमिकल्स हो गए, और जब इसी केमिकल वाले प्लांट को एक रैट ने खाया, सॉरी रैट क्या था यार, मैं खुद ही भूल गया, रैबिट, हाँ, रैबिट ने जब इसको खाया, नहीं ये रैट लेते हैं और ये रैबिट लेते हैं। तो जब रैट ने इसको खाया तो रैट ने इस जो केमिकल्स हैं वो रैट के अंदर भी चले गए, और फिर रैट के बाद जब इसको, और जब रैबिट ने रैट को खाया तो वो जो चूहे के अंदर केमिकल्स जो कि प्लांट से आए थे वो केमिकल्स जो है वो चूहे से रैबिट पे चलेगा, और फिर जब उस रैबिट को ईगल ने खाया तो ईगल के अंदर वो केमिकल्स चलेगा। तो इससे क्या हुआ, एक जगह से जो है ये केमिकल्स एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हुए, मतलब बढ़ना स्टार्ट हुए, और वो बढ़ते बढ़ते पूरी की पूरी फूड चेन में एंटर कर गए, जिससे कि पूरी की पूरी फूड चेन्स में जो है ये केमिकल्स जो है स्प्रेड हो गए, फैल गए। बिकॉज ह्यूमन्स ऑक्यूपाई द टॉप लेवल्स ऑफ मैनी फूड चेन। तो ह्यूमन जो है फूड चेन में सबसे ज़्यादा टॉप लेवल पे होते हैं, मतलब कि हर पूरी की पूरी, मतलब हर एक एनिमल्स को खाने के बाद जो है ह्यूमन्स उस एनिमल्स को खाते हैं। जैसे कि अब ईगल है, सो ईगल सबसे टॉप लेवल्स में है, और फिर उसके बाद जाकर होगा ह्यूमन। तो ह्यूमन, वैसे ह्यूमन ईगल को खाता नहीं। हम लोग कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे चिकन है, चिकन ने प्लांट को खाया, चिकन ने जैसे कि कोई छोटे इंसेक्ट को खाया, इंसेक्ट ने प्लांट को खाया, तो प्लांट से वो केमिकल्स गए इंसेक्ट के अंदर, इंसेक्ट से वो केमिकल्स गए चिकन के अंदर, चिकन से वो जो हमें ह्यूमन है जो कि जनरली टॉप लेवल पहले ट्रॉपिक लेवल पे होते हैं, तो वो जो हार्मफुल केमिकल्स थे वो ह्यूमन के अंदर एंटर कर गए। तो या ह्यूमन, अभी हम लोग ये समझते हैं कि ह्यूमन टॉप लेवल्स पे होते हैं फूड चेन के अंदर। तो ये केमिकल्स जो है वो एक्यूमुलेट कर गए और इनका हायर कंसंट्रेशन हो गया हमारी बॉडी से, जिसकी वजह से हम लोगों को बहुत ज़्यादा बीमारियाँ हो रही हैं आजकल। तो ह्यूमन लेवल्स तो समझ गए आप लोग। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे जो है जो केमिकल्स हैं वो प्लांट से होते हुए पूरी की पूरी फूड चेन में जाते हैं, और ह्यूमन्स जो कि टॉप लेवल्स पे होते हैं फूड चेन के अंदर, तो उनके अंदर भी फिर वो केमिकल्स जो हैं वो चले जाते हैं। अब हम लोग दो चीज़ पढ़ते हैं, बायो एक्यूमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन। सो बायो मैग्निफिकेशन, बायो एक्यूमुलेशन होता क्या है? So biomanipulation is the process where harmful chemicals or pollutant accumulates within organisms। जैसा भी हमको ये जो चार हम लोगों ने पॉइंट्स पढ़े, ये जो 5 पॉइंट्स हम लोगों ने पढ़े, यही होता है सेम, ये जो प्रोसेस होता है यही होता है बायो एक्यूमुलेशन। इसी प्रोसेस को हम लोग बायो एक्यूमुलेशन कहते हैं, जहाँ पर हार्मफुल केमिकल्स, यहाँ पर हार्मफुल और पोल्यूटेंट केमिकल्स जो है वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एक्यूमुलेट करने लगते हैं, मतलब बढ़ने लगते हैं। और इसका ये मतलब, और इससे क्या होता है, इससे ये होता है जब भी प्लांट जो है वो पोल्यूटेंट्स को लेता है कुछ, जैसे कि फूड, वाटर, तो उसके अंदर फूड और वाटर के अंदर जो है वो ये सब कहाँ है, ये सब भी मतलब प्लांट से ही आए हैं, फूड प्लांट से ही आए, तो उसके अंदर पोल्यूटेंट होते हैं, उसके अंदर वो जो है गंदी चीज़ें होती हैं, केमिकल्स होते हैं। सो उससे जो है हम लोग भी वो उसी चीज़ को जो है कंज्यूम कर लेते हैं, और यही फिर फूड जो है पोल्यूटेंट्स जो है वो हमारी
बॉडी के अंदर बढ़ने लगते हैं, जिसका रिजल्ट होता है कि पोल्यूटेंट्स का कंसंट्रेशन हमारी बॉडी के अंदर बढ़ने लगता है, जिससे कि जो हमारी हेल्थ है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है जो केमिकल्स होते हैं। तो एक ट्रॉपिक लेवल्स फूड चेन के अंदर जब एक ट्रॉपिक लेवल्स में जब कोई भी केमिकल्स एक्यूमुलेट करने लगते हैं तो वो एक्यूमुलेट करते करते पूरे के पूरे ट्रॉपिक लेवल्स में फैल जाते हैं, सॉरी पूरे के पूरे जो है फूड चेन में फैल जाते हैं, और एंड दी एंड हम हमारे ह्यूमंस को भी बहुत ज़्यादा इससे उनकी हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ता है बहुत ज़्यादा। अब बात करते हैं हम लोग बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है। सो बायोमैग्निफिकेशन इज अनदर प्रोसेस वेयर कंसंट्रेशन ऑफ पोल्यूटेंट इंक्रीज एज मूव इप अप food chains. So typically in higher trophic levels, this mean that the food chains and higher accumulate levels. तो देखो जहाँ पर हम लोग जो बात कर रहे हैं बायो एक्यूमुलेशन, सो बायो एक्यूमुलेशन एक सब कि बायो एक्यूमुलेशन जो हम लोग एक इंडिविजुअल्स की बात कर रहे हैं, जैसे हम यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं ह्यूमंस के बारे में कि ह्यूमंस से जो है ह्यूमन के अंदर जो है पॉल्यूटेंट्स आ जाते हैं थ्रू प्लांट से। और जब हम लोग बायो मैग्निफिकेशन में क्या बात कर रहे हैं, बायो मैग्निफिकेशन में हम लोग पूरी की पूरी फूड चेन के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे ये 4 लेवल है, तो ये प्लांट है, प्लांट को इंसेक्ट ने खाया, इंसेक्ट को चिकन ने खाया, चिकन को जो है ह्यूमन ने खा लिया। तो ये जो हम लोग पूरी की पूरी इस फूड चेन की बात कर रहे हैं, तो ये इस प्रोसेस को कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन। और अगर हम लोग केवल ह्यूमंस की बात कर रहे हैं, जैसे हम लोग ले लेते हैं किसी ह्यूमन को छोड़, जैसे हम लोग ले लेते हैं चिकन की अगर हम लोग बात करेंगे तो उसके अंदर जो केमिकल्स का एक्यूमुलेशन हो रहा है, तो उस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे बायो एक्यूमुलेशन। सो बायो एक्यूमुलेशन एक तरीके से एक छोटा स्केल हुआ और बायो मैग्निफिकेशन एक तरीके से बड़ा स्केल हुआ, मतलब एक तरीके से नहीं बड़ा स्केल हुआ बायो मैग्निफिकेशन, और बायो एक्यूमुलेशन बायो मैग्निफिकेशन का छोटा स्केल पे बात कर रहे हैं हम लोग, तो उसको कहेंगे हम लोग। अब बात करते हैं हम लोग कि कैसे जो है ये सारी की सारी जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, इनसे हमारे एनवायरनमेंट पर क्या क्या असर पड़ रहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एनवायरमेंटल प्रॉब्लम हमारी बुक में जो है, आपकी बुक में 2 एनवायरमेंटल प्रॉब्लम के बारे में जो है डिस्कस किया गया। तो इसी 2 चीज़ों को हम लोग पूरी की पूरे अच्छे से जो है वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है हमारा कि कैसे जो है ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है, और दूसरा है हमारा कि वेस्ट डिस्पोजल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और पहला हम लोग पढ़ेंगे ओजोन लेयर की कैसे डिप्लीट हो रही है। सो ओजोन लेयर सबसे पहले हम पढ़ेंगे और कैसे ये डिप्लीट हो रही है, तो ये हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहला है ओजोन लेयर के बारे में हम लोग जान लेते हैं। सो ओजोन लेयर का फॉर्मूला होता है O2। ये एक ऑक्सीजन के 3 एटम्स के मॉलिक्यूल से बनकर जो है ओजोन लेयर बनती है। और ऑक्सीजन जो है ये एक तरीके का पॉइजन, डेडली पॉइजन होता है। ये ओजोन जो होती है वो एक डेडली पॉइजन होती है, लेकिन एक अगर हम लोग बात करी जाए एटमॉस्फेयर, हाई लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर पे, तो ओजोन लेयर जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल फंक्शन जो है वो परफॉर्म करती है हमारे लिए। ये जो है एक तरीके से अर्थ की सरफेस पे एक शील्ड का काम करती है। यूवी रेडिएशंस की जो सन से आती हैं उसको अर्थ तक पहुंचने से रोकती है हमारी ओजोन लेयर। हम लोग बात करते हैं कि कैसे फॉर्म होती है ओजोन लेयर। तो ओजोन लेयर जो यूवी रेडिएशन की जो हाई एनर्जी होती है वो क्या करती है, जो O2 जो 2 O2 हैं, जैसे कि ये 2 O2 हैं, तो ये उन 2 O2 को एक तरीके से तोड़ देती है। जैसे ये एक सेकंड है, ये 2 O2 है, तो जो यूवी रेडिएशन है उसकी इतनी ज़्यादा हाई एनर्जी होती है कि ये 2 O2 जो है ना इनको तोड़ देती है, और ये फिर ये एक O2 और फिर ये एक O2 बन जाते हैं। जैसे कि ये तोड़ने के बाद जो है ये इनको ब्रेक डाउन कर देती है, जिससे कि ये केवल सिंगल O2 बन जाते हैं। और जब ये एक O2 ये एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जब किसी दूसरे O2 के मॉलिक्यूल्स के साथ जाकर मिलता है तो उससे लोगों को O3 बनता है, और ऐसे ही करके जो है ओजोन लेयर बनती है। तो हम लोग समझ गए कि आप लोग समझ गए कि कैसे ओजोन लेयर बनती है, कि जब भी यूवी रेडिएशन जो है वो O2 पे पड़ती है तो वो उस O2 के दोनों एटम्स को जो है ब्रेक डाउन कर देती है, स्प्लिट कर देती है, तोड़ देती है। तो उन 2 O2 के एटम जो है टूटकर एक एटम्स में बन जाते हैं, और जब वो एक एटम किसी दूसरे O2 एटम्स के साथ मिल जाता है तो वो O3 फॉर्म कर लेता है, और ऐसे ही करके जो ओजोन लेयर है वो बनती है। अब हम लोग बात करते हैं कि कैसे ये डिप्लीट हो रही है, कि ये कैसे जो है ये थिन हो रही है, पतली हो रही है, कैसे ख़त्म हो रही है ये ओजोन लेयर। और वैसे हम लोग पढ़ते हैं कि कैसे जो है ओजोन लेयर जो है वो डिप्लीट हो रही है। सो ओजोन लेयर जो है वो एटमॉस्फेयर में डिप्लीट होना स्टार्ट हुई थी 1980s के आसपास।
जहाँ पर जो है ये एक कुछ स्पेसिफिक केमिकल्स की वजह से, सिंथेसाइज केमिकल्स की वजह से, जैसे कि लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जैसे कि CFC की वजह से जो है वो जो ओजोन लेयर है वो डिप्लीट होना स्टार्ट हुई थी कब 1980 में। तो ये केमिकल जो है वो कॉमनली यूज़ किया जाता था रेफ्रिजरेटर और फायर एक्सटिंग्विशर्स के अंदर। तो रेफ्रिजरेटर और फायर एक्सटिंग्विशर्स के अंदर जो है ये जो गैस है उसको यूज़ किया जाता था, क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसको यूज़ किया जाता था। सो इसके रिस्पॉन्स में एनवायरमेंटल इशू, तो ये बहुत बड़ा एनवायरमेंटल इशू था। तो इसके रिस्पॉन्स में जो यूनाइटेड नेशन था तो उसने एक प्रोग्राम लॉन्च किया जिसका नाम था UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। तो ये एनवायरनमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया गया था 1987 में, और इसका एम था कि हम लोगों को जो प्रोडक्शन है उसका जो प्रोडक्शन है जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उसको एकदम हॉन्ट करना है, मतलब एकदम रोक देना है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जो प्रोडक्शन है, ताकि ओजोन लेयर जो है इससे डिप्लीट ना हो। तो इसके रिजल्ट में क्या हुआ कि जो है ये एक मैंडेटरी कर दिया था हर एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ की जो रेफ्रिजरेटर और फायर एक्सटिंग्विशर बना रही थी उनके लिए एकदम मैंडेटरी कर दिया था पूरे के पूरे वर्ल्ड वाइड में कि आप रेफ्रिजरेटर्स में क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज़ नहीं करेंगे। जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है जो कि ओजोन लेयर को डिप्लीट करता है, उस गैस को आप यूज़ नहीं। तो ये ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल स्टेप था जो कि लिया गया था ताकि जो डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर है उसको एड्रेस किया जा सके, उस प्रॉब्लम से जो है निपटा जा सके। तो ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल स्टेप था जो कि लिया गया था। ओजोन लेयर जो है अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट्स जो है वो आने से रोकती है। तो अगर ओजोन लेयर नहीं होगी तो जो UV रेडिएशन है सन की वो डायरेक्ट हमारे अर्थ पे आएगी, जिससे कि हम लोग को स्किन कैंसर हो जाएगा, हमारी स्किन जल जाएगी। मतलब बहुत ही ज़्यादा ह्यूमन लाइफ का एग्जिस्ट करना बहुत ज़्यादा एक तरीके से नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा अगर ये UV रेज जो है वो अर्थ पे डायरेक्ट आएंगी। लेकिन अभी ये जो है ओजोन लेयर जो है अब धीरे धीरे हील अप हो रही है। अब लोग बात करते हैं मैनेजिंग द गार्बेज। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक होने वाला है इस चैप्टर का। तो मैनेजिंग द गार्बेज, जो क्या हम लोग गार्बेज को कैसे मैनेज कर सकते हैं जो कि हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि वेस्ट किस टाइप के होते हैं। तो दो तरीके के हमारे पास वेस्ट होते हैं, एक होता है बायोडिग्रेडेबल और एक होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो बायोडिग्रेडेबल वो सब्सटेंस होते हैं, वो मटेरियल्स होते हैं जो कि नेचुरली जो है वो ब्रेक डाउन हो सकते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा जो है वो जो मटेरियल्स है, सब्सटेंस है, वो ब्रेक डाउन हो सकते हैं। इस प्रोसेस का ये होता है कि इस प्रोसेस को हम लोग बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। इस प्रोसेस का रिजल्ट होता है जो मटेरियल्स होते हैं वो मतलब बायोडिग्रेडेबल हो जाते हैं, मतलब कि नेचुरली जो है वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं। और एक कैन बी नेचुरली ब्रेक डाउन थ्रू प्रोसेस इन्वॉल्विंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो ये जो है नेचुरली ब्रेक डाउन हो जाते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के प्रोसेस से जो है ये नेचुरली ब्रेक डाउन हो जाते हैं। और इस ब्रेकडाउन के टाइम जब ये ब्रेक डाउन हो रहा होता है तो जो सब्सटेंस है वो जो है सिंपलर फॉर्म और एनवायरमेंटल फ्रेंडली कंपाउंड जैसे कि वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑर्गेनिक मैटर्स के फॉर्म में जो है ये डिग्रेड हो जाता है। मतलब ये उसी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर या फिर किसी ऑर्गेनिक मैटर्स के फॉर्म में जो है ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली कंपाउंड बन जाता है। तो मतलब ये जो एनवायरनमेंट में नुकसान नहीं पहुंचाता है। बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स होते हैं जब ये कंपोज होते हैं तो ये एक सब्सटेंस में बन जाते हैं जो कि एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल नहीं होता है और ये कंट्रीब्यूट करते हैं क्लीनर और मोन क्लीनर। तो ये जो है इकोसिस्टम को और भी ज़्यादा क्लीन कर देते हैं। और ये जो है जब ये बायोडिग्रेड होकर डिकम्पोज हो जाते हैं तो ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए नुकसान नहीं करते हैं। बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स जो है वो नॉर्मली जो है एनवायरनमेंट के लिए अच्छे होते हैं बिकॉज दे डू नॉट स्टे इन एनवायरनमेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम, कॉज लेस पोल्यूशन इन वेस्ट। तो ये जो है बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स जो है हमारी अर्थ के लिए अच्छे होते हैं क्योंकि ये बहुत समय तक जो है हमारे एनवायरनमेंट के अंदर नहीं रहते हैं, जिससे कि हमारा जो है बहुत कम पोल्यूशन होता है, बहुत कम वेस्ट होता है। जैसे हम लोग बात करते हैं एग्जाम्पल्स में, तो कुछ सर्टन फूड वेस्ट हो गए, पेपर्स हो गए और कुछ बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स हो गए जो कि नेचुरली ब्रेक डाउन हो जाती हैं और एनवायरनमेंट के अंदर हमारे नहीं रहती हैं, जो कि इको फ्रेंडली होती हैं और जिसकी वजह से हम लोगों को एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को फेस नहीं करना पड़ता है। अब आती है हमारी कुछ बायोडिग्रेडेबल चीज़ें। बायोडिग्रेडेबल पहले तो हम लोगों ने बायोडिग्रेडेबल पढ़ लिया है हम लोगों ने। अब हम लोग पढ़ते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल के वो सब्सटेंस होते हैं जो कि मटेरियल्स होते हैं जो कि नेचुरली ब्रेक डाउन नहीं होते हैं और ना ही डिकम्पोज होते हैं एनवायरनमेंट के अंदर बहुत ही
लंबे टाइम से, मतलब आपने सुना होगा कि पॉलीथीन का यूज़ मत करो, क्योंकि पॉलीथीन जो है मतलब लगभग 100 से 500 सालों तक जो है वो डिग्रेड नहीं होती है। मतलब अगर आपने आज कोई कूड़ा किया तो वो 2000 हो सकता है वो 3123 में, या फिर हो सकता है कि या फिर हो सकता है 30,000 में भी जो है 3000 में भी जो है वो डिग्रेड ना हो। तो जिससे कि ये मतलब एक तरीके से ये कूड़ा ही करता जाएगा, जितना ज़्यादा ये होता जाएगा वो उतना ज़्यादा वो पोल्यूशन जो है वो बढ़ता जाएगा। तो ये एक नॉन बायोडिग्रेडेबल चीज़ें होती हैं जो कि नेचुरली ब्रेक डाउन नहीं होती है और ना ही डिकम्पोज होती है एनवायरनमेंट के अंदर बहुत लंबे टाइम तक। These materials, pesticides for a long period do not easily gets converted into simple substance। तो ये जो है सब्सटेंस जो है बहुत ही आसानी से जो है जो नॉर्मली ये लोग सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट नहीं होते हैं और एनवायरमेंटली फ्रेंडली कंपाउंड्स नहीं लेते हैं। और नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स जो हैं जैसे कैन एक्यूमुलेट इन द एनवायरनमेंट, और ये एनवायरनमेंट के अंदर फिर बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से पोल्यूशन और वेस्ट प्रॉब्लम्स हम लोगों को फेस करनी पड़ती हैं। अब बात करते हैं हम लोग एग्जांपल्स के बारे में। सो एग्जांपल्स होता है जैसे कि मोस्ट प्लास्टिक्स, जैसे कि आजकल हम लोग जो जैसे कि आप यूज़ करें जो मार्केट के अंदर प्लास्टिक है ना, उसमें से 99% प्लास्टिक है जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, जो कि आसानी से एनवायरनमेंट के अंदर जो ब्रेक डाउन नहीं हो सकती हैं। सर्टेन सिंथेसाइज केमिकल्स, कुछ केमिकल्स होते हैं जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, और कुछ मेटल्स होते हैं जो कि नेचुरली ब्रेक डाउन नहीं हो सकते हैं, और ये जो है एनवायरनमेंट के अंदर सालों तक रहते हैं बिना ब्रेक डाउन हुए, मतलब बिना डिकम्पोज हुए। ये 100 साल, 500 साल, 1000 साल, 2000 साल, तो ये सालों तक जो है हमारे एनवायरनमेंट पे रहते हैं बिना डिकम्पोज हुए। सो बस गए सर, ये चैप्टर हमारा होता है खत्म। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट में लिख के बताना कि आपको और किस नए टॉपिक पर वीडियो चाहिए, और ये वीडियो आपको कैसी लगी वो मुझे कमेंट में बताना। और इस वीडियो को शेयर कर देना अपने उन दोस्तों के साथ जिनको साइंस पढ़ने में, SST पढ़ने में, हर एक सब्जेक्ट पढ़ने में, मतलब कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने में दिक्कत आ रही है तो उन दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ताकि वो लोग आसानी से उनकी पढ़ाई वो आसानी से एक्सेसिबल और क्वालिटी एजुकेशन हो सके। थैंक यू।